कुछ अर्सा पहले हमने शो किया था और कुछ यहाँ के जो इन्वेस्टर थे उन्होंने हुकूमत को कुछ साल 1.5 साल पहले एक तजवीज़ दी थी कि ये जो दुबई से अरबों डॉलर की गाड़ियाँ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट करते हैं तो क्यों ना कराची में ये हो। मगर अब सुना है कि वो मेरे साथ मौजूद है मियाँ शुएब अहमद जो सदर कार डीलर एसोसिएशन के। क्या ये खबर ठीक है शुएब साहब कि ये अब कराची से ये गाड़ियाँ रीफर्बिश होंगी या इनको बना के एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो आपके मुताबिक आपने कहा था 15-16 बिलियन डॉलर हम कमा सकते हैं। तो कैन वी लुक फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट के पॉजिटिवली, कब तक ये मटीरियलाइज होगा जनाब शुएब अहमद साहब? जी शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। जी बिल्कुल, आप से जो बात हुई थी बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और ये मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि ये नेशनल असम्बली से भी जो है बिल पास हो गया है, ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी का, और सेनेट से भी पास हो गया जी। उसमें उन्होंने जो है ना चेंजेस किए हैं लॉ में, जो हम उनसे पहले दिन से ये कहते थे गवर्नमेंट को कि आप ये चेंजेस लाएँ ताकि जो है ना इन्वेस्टर जो है ना इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ सके, आप वो बैरियर्स हटाएँ। अब एक दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है और जैसे यूएई में इतना ज़्यादा बिजनेस जो है ना वो हो रहा है, वो जो कि पाकिस्तानियों का बिजनेस था और वो यहाँ से शिफ्ट हुआ, तो आप उसको वापस ला सकते हैं अगर आप ये रूल्स अपने चेंज करेंगे। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने जो है ना, मैं उनको जितने भी दाद दूँ, ये काम बहुत कम अरसे में इन्होंने वो काम किया जो पिछली गवर्नमेंट जो है ना 2 साल में नहीं कर सकी थी। हम पिछले 4-5 साल से इसके ऊपर जी वर्किंग कर रहे थे, तो ये हो गया है। अब हम जो है ना अगले स्टेज पे बढ़ गए, रूल जो है ना वो इसमें शुएब साहब मुझे आगे भी ये बताइए कि इसमें कितना वक्त लगेगा, ये इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितना वक्त लगेगा और इसमें पोटेंशियल कितना है जो हम फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं? जी जैसे मैंने पहले ही बर्स की थी, इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हम लोग लेकर आएंगे जो कि इस पर एज ए डेवलप करेंगे प्रोजेक्ट को। ये हम लोग कराची में करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तकरीबन इसमें कोई 40-50,000 जॉब्स भी क्रिएट होनी है और तकरीबन इसमें जी इनिशियल जो है तकरीबन 300-350 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जी हम ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। और इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो तकरीबन हमें कोई साल से 1.5 साल लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। और जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा इस दौरान में जो है ना बहुत से हमें दुबई से और जापान से मुख्तलिफ दुनिया के जो मुल्कों से जो पाकिस्तान के थ्रू रूट करेंगे सारी दुनिया को मार्केट में गाड़ियाँ, ऑटो पार्ट्स और वर्कशॉप भी वहाँ बनेगी या रीफर्बिशिंग। तकरीबन जी पहले साल में हम एक्सपेक्ट करते हैं 3 से 4 अरब डॉलर का बिजनेस हम जो कि दूसरे मुल्क में हो रहा है वो यहाँ पे हम शिफ्ट करा चुके होंगे। और जब जैसे ही प्रोजेक्ट जो है अपनी एक पूरी स्ट्रेंथ पे आ जाएगा, आई थिंक विद इन 4-5 ईयर्स में 15 अरब डॉलर का बिजनेस जो है ना इंशाल्लाह ताला यहाँ पे मूव हो चुका। अच्छा 15 अरब। अच्छा डॉक्टर तैमूर ये फरमाइए कि ये जो रेड टेपिज्म है या इस पे 2 राय हैं डॉक्टर तैमूर कि एक तो मार्केट इकॉनमी में वो कहते हैं, हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि यार ये 1 विंडो ऑपरेशन करें, ये जो रियासत ब्यूरोक्रेसी ऐसे प्रोजेक्ट में जाती तौर पर जानता हूँ 2.5-3 साल से शुएब भाई इसके पीछे लगे हुए थे। तो क्या ये जो मार्केट इकॉनमी को हम मार्केट फंडामेंटलिज्म भी आप कहते हैं, तो क्या इसके कोई गुड यूजेस भी हैं जिस तरह ये हमें बता रहे हैं डॉक्टर तैमूर? देखिए ना जी, हुकूमत का काम ये होना चाहिए कि वो फैसिलिटेट करे इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को। जिस तरह चाइना के अंदर बहुत सारी ऑटो असेंबली शुरू हुई, तो आप देखेंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बड़ी स्पीड से सारा जो ऑटो इंडस्ट्री उसको फैसिलिटेट किया। इनफैक्ट पूरी BMW की फैक्ट्रियाँ उठा के जो है वो चाइना लेकर आए। इसी तरह जर्मन मॉडल आप देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि हुकूमत ने बैंक्स ने मिलकर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट किया। और चाइना और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वियतनाम का एग्जांपल आपको यहाँ पे मिलता है। तो इवन जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं यूरोप की, उसके अंदर आप देखें कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों बहुत बड़े पैमाने पर जो है अपने अपने काम कर रहे होते हैं और एक सिनर्जी पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो जो प्योर प्राइवेट मार्केट इकोनॉमी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, वो मॉडल तो कहीं पे भी अब इस्तेमाल नहीं होता। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर आप देखेंगे 40% उनकी GDP गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत छोटी है, हम तो 17% है हमारी गवर्नमेंट GDP की। तो गवर्नमेंट का काम यही है कि वो फैसिलिटेट करें इन चीज़ों को। रेड टेपिज्म के तो मैं टोटली खिलाफ हूँ, मगर इस बात को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है अगर ये रोल अच्छा डॉक्टर साहब कर ले, वो प्राइवेट इकोनॉमी को भी तेजी से आगे बढ़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि आपने कहा गवर्नमेंट ये करे, और पहले आपने जो बात की कि मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने का बुनियादी नुस्खा ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए और इंपोर्ट कम की जाए। अब मेरा बुनियादी सवाल ये है कि IPPs के होते हुए और बिजली के 60-70 रुपए का एक यूनिट होते हुए कैसे होगा? जब ईरान में देखें बिजली का क्या रेट है, आपके साथ इंडिया में देखें क्या रेट है, तो आप कैसे मार्केट का मुकाबला करेंगे और एक्सपोर्टर किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकेंगे? इंडस्ट्री कैसे चलेगी?
जी बिल्कुल, मैं तो आईपीपीज़ के, आपको पता है, बहुत मैंने उन पे सख्त तनकीद की है। सेनेट रिपोर्ट भी आपके सामने ही है कि उन्होंने कई हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को डॉज किया है और उन्हीं की वजह से बिजली महंगी है। अगर हमें गैस और बिजली जो है वो सस्ती मिलती है, डीजल वगैरह सस्ता मिलता है, तो हम उससे बिजली का रेट भी आईपीपीज़ से भी बात करके बिजली का रेट भी कम कर सकते हैं। मगर जनरली हमें आईपीपीज़ वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको रीनेगोशिएट करने की सख्त ज़रूरत है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ख़त्म हो, हम उनको रीनेगोशिएट करें, क्योंकि हमने प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर करके बहुत बड़ा नुकसान किया है अपना। लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहने चाहिए। पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये की सेक्टर्स हैं। इवन मैं कहूँगा कि फाइनेंस वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, ताकि वो फैसिलिटेट कर सके। कुछ सेक्टर हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर बेहतर कर सकता है, वो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ाए। तो पावर बहरहाल जो एक ऐसा सेक्टर है जो कि इसमें मैंने आपकी बहुत सी चीजें देखी हैं और मैं आपके लेक्चर भी सुनता रहा हूं। शुएब साहब, ये आपसे रिलेटेड है, आपको बड़ी महंगी बिजली लेनी पड़ेगी और बिजली और ये इनपुट्स तो आपको भी चाहिए होंगे, तो क्या गवर्नमेंट आपको कोई फैसिलिटेट भी कर रही है, कोई आपको सब्सिडी वगैरह भी दे रही है? और दूसरा ये कि हुजूर अब तो साइकिल नहीं खरीदी जाती, तो गाड़ी कैसे खरीदेंगे हम? जितनी कीमतें चढ़ी हैं, ये क्यों ऊपर कीमतें चली गई? और क्या आप जो गाड़ियां लाएंगे वो हमारी मुल्क की मार्केट में भी मार्केट होंगी या वो बाहर जाएंगी? जनाब शुएब साहब। जी सर, हम लोग तो जो है ना इसका रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं। हम तो हमारा जो प्रोजेक्ट है सारा, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो इसमें रूल्स बनाए हैं उसमें 30% उन्होंने इसके ऊपर आपको मैंडेटरी कर दिया कि आपको 30% जो है रिन्यूएबल एनर्जी इसमें लाजमन आपको चाहिए होगी। अच्छा, हम लोग जो कर रहे हैं जी, हम तो 100% जो है रिन्यूएबल जा रहे हैं। हम लोग टोटल इसको सोलर पे जो है ना लेकर जाएंगे, और जितने हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी बेस जो है ना वो है ही सारी इस तरह की कि जिसमें हम लोग इसको टोटल 100% रखेंगे। एक तो मैं आपको ये अर्ज कर दूँ, और दूसरा जहाँ तक आपने गाड़ियों की जी वो लोकल मार्केट का है, एक्चुअली इसमें हमारे साथ जो है, चूँकि पहले दिन से जो है ना इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था इसमें कार असेंबलर्स का भी, और हमें गवर्नमेंट ने पाबंद किया था कि जी आप जो है ना वो इसको एक्सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज जो लोकल कार असेंबलर्स हैं उनके बिजनेस सारे इफेक्ट हो जाएंगे। तो उसमें जो है ना वो गवर्नमेंट जो है ना बड़ी वो एक टाइट रॉ पे चली थी और हमने उनके साथ इत्फाक किया। तो इसमें जो है ना वो हमें उन्होंने इसको लोकल तो नहीं हमें वो देंगे इसमें कि आप ये कोई आपके पास ऐसा रास्ता हो जिससे आप लोकल सेल कर सकें, और ये गाड़ी यहाँ से एक्सपोर्ट होंगी। जो आपकी लोकल मतलब हम अच्छी गाड़ियां नहीं चला सकेंगे, हम ये जो सब स्टैंडर्ड गाड़ियां असेंबल हो रही हैं यहाँ पे, ये जो सब स्टैंडर्ड गाड़ियां हैं जी, उसमें हमने जी उसमें प्रपोजल जी हमने कुछ प्रपोजल दिए हैं। उसके ऊपर हमने ये कहा जी कि देखें, बाइक पावर जो है ना वो आपकी जो हमारी पब्लिक है उसकी बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, और ये इकॉनमी के और डॉलर के वजह इसका जो रेट है उसकी वजह से हम लोग नेगेटिव हमारी ग्रोथ है। हमें जो है ना जो आपको ये वापस बैक टू स्कूल जाना पड़ेगा, आपको कम से कम 10 साल पुरानी जो है ना वो गाड़ी की जो है ना वो आपको इंपोर्ट की इजाज़त देनी चाहिए, और वो स्पेशली छोटी गाड़ी। अच्छा शुएब भाई, क्योंकि वक्त कम है, मैं थोड़ा सा एक और सवाल लेके जाना चाहता हूँ। आपकी बात आ गई, ये डॉक्टर साहब, ये जो कार्टेलाइजेशन है, मिसाल के तौर पर ये मिसाल आप देखें कि हमारा जो यहाँ का एंड कंज्यूमर है वो महरूम रहेगा। वो इसलिए क्योंकि हमने ये जो नालायक लोग सिर्फ पुर्जे इकट्ठे करते हैं, गाड़ी आज तक काम किया किसी ने नहीं बनाई, तो कांट इनको एक जिस वक्त तक कंपटीशन लेके नहीं आते तो इनकी गाड़ियां भी वही होंगी उसी किस्म की टीन की। तो आप क्या समझते हैं, कार्टेलाइजेशन टूट सकती है, तोड़ी जा सकती है? डॉक्टर तैमूर रहमान जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि कार्टेलाइजेशन नुकसानदेह रहती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उससे जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ जाती है। मगर मेरा ख्याल है जो शुएब साहब बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और वो यही है कि वो ये नहीं चाहते कि जो लोकल असेंबलर्स हैं वो आउट ऑफ बिजनेस चले जाएं। खैर अभी तो उनका डेवलपिंग प्रोजेक्ट आके देखते हैं, मैंने तो उसको डिटेल से उन्हीं के ज़बान से सुन रहा हूं, तो मैंने उसको डिटेल से स्टडी नहीं किया। लेकिन डॉक्टर साहब एक मगर जनरल रूल यही है कि कार्टेलाइजेशन बुरी चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन एक जो मामला मैं शुएब साहब से इस पर ज़रूर चाहूँगा, फिर आपसे भी राय लेते हैं। शुएब साहब ये बताएं कि ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन माजी में जिस तरह से हुआ कि यहाँ पे गाड़ी बनाने के लिए किसी ने लाइसेंस लिया और फिर प्लांट भी नहीं लगाया उस तरह से, और उसके बाद 100 गाड़ियों की इंपोर्ट की थी तो पता नहीं कितने हज़ार गाड़ी मंगवा ली। तो इस तरह के जो स्कैंडल हैं इस पे आप क्या समझते हैं, किस तरह काबू पाएंगे? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पर हमने बहुत पहले भी आवाज़ उठाती रही है, और जो ये फेवरेट्स थे पिछली गवर्नमेंट के, उन्होंने इसमें बहुत फ़ायदा उठाया है।
हमने बारहा जो है ना वो रज़ाक दाऊद का जिक्र किया, जिसकी अपने इंटरेस्ट है, वो फ्रंट मैन था अपना इन कार चैम्बर्स का, उसने मुल्क की इकॉनमी को बहुत फ़ायदा उठाया है। हमने ये प्राइम मिनिस्टर और इस वक्त जो गवर्नमेंट थी उनके नॉलेज में लाए थे कि आप जो इनको अभी ये लेकर आ रहे हैं, इन पहले जो वेंडर्स हैं, जो पहले असेंबलर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे लोकलाइजेशन नहीं की, $2 अरब के वो अपना पार्ट्स मंगा रहे थे। अभी आप जिनको और लेकर आ रहे हैं तो ये $4 अरब के हो जाएंगे। देख लीजिए अब उनकी फैक्ट्रियाँ भी बंद हो रही हैं और उनके जो है ना वो पार्ट्स भी नहीं मंगा पा रहे, और ना तो वो पहले वो लोगों ने असेंबली की तो लोकलाइजेशन की तो इन्होंने कहाँ से करनी थी। तो ये बिल्कुल गलत पॉलिसी थी जिसका खमियाजा अब आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है और हमें आगे और भुगतना पड़ेगा। और ये कार असेंबलर भी अब फंसे हुए हैं कि हम किधर जाएं।